हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बहुत सारे कम से कम 4 वैज्ञानिकों के सिद्धांत जो कि एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर इनसे क्वेश्चन आता ही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलर। कोलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कोलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ये गेस्टल्टवाद के समर्थक थे और गेस्टल्टवाद के कोलर के साथ साथ बर्दीमर भी सपोर्टर थे। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह सिद्धांत गेस्टलवाद पर आधारित है। गेस्टलवाद जो है एक जर्मन शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र रूप से। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। कोलर का मानना था कि हम चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी स्थिति को एक साथ एज अ होल देखते हैं। ठीक है, इसी के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था। और एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि कोलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो कोलर ने एक चिंपांजी पर प्रयोग किया था और उस चिंपांजी का नाम सुल्तान था। तो चलिए देखते हैं प्रयोग इनका। कोलर ने सुल्तान नाम के एक चिंपांजी पर प्रयोग किया। सुल्तान को इन्होंने क्या किया कि एक कमरे में सुल्तान को इन्होंने बंद कर दिया। सुल्तान कौन है? चिंपांजी को बंद कर दिया। और कमरे में बंद करने के बाद वहां पर छत पर केले लटका दिए। ठीक है, कमरे में बंद कर कर छत पर केले लटकाए और कमरे में कुछ खाली बक्से और एक स्टिक मतलब कि एक छड़ी रख दी। अब सीखने की प्रक्रिया देखते हैं क्या होगा। चिंपांजी ने बार बार प्रयास किया, ट्राई एंड एरर। चिंपांजी ने बार बार प्रयास किया, ठीक है, केले को पाने के लिए। बार बार प्रयास करने के बाद वह कुछ देर तक क्या बैठा? शांत बैठा। शांत बैठकर उसने स्थिति का विश्लेषण किया। जैसे कि हम बहुत बार प्रयास करते हैं, कई बार आपने देखा होगा प्रयास करते करते हम थक जाते हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं। वही इस चिंपांजी ने किया। थोड़ा उसने सोचा, स्थिति का विश्लेषण किया, फिर अचानक उसके दिमाग में एक सूझ आई, एक आहा मूवमेंट आया। अचानक से उसका दिमाग जला। जादू की क्या बोलते हैं, मिंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, मतलब उसकी दिमाग की बत्ती जल गई। तो स्थिति का विश्लेषण किया, प्रयास करने के बाद थक गया था, फिर उसने आराम किया, स्थिति का विश्लेषण किया, अचानक दिमाग में सूझ आई, इनसाइड आई। तो उसने क्या किया? उसने बक्से के ऊपर बक्सा रखा। ठीक है, क्या किया उसने? बक्से के ऊपर बक्सा रखा, केलों तक पहुंचा और उन्हें प्राप्त कर लिया। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में आहा मूवमेंट कहते हैं। आहा मूवमेंट मतलब कि जिसका समाधान अचानक से हमें मिल जाए उसको आहा मूवमेंट कहते हैं। और अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है हमारा, अचानक समाधान मिलता है, ये जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है? स्थायी हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। तो हम इसमें कक्षा का एक वास्तविक उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे कि आप कोई गणित का कठिन सवाल देख रहे हैं, उसको हल कर रहे हैं। देखकर बच्चा पहले उस सवाल में क्या होता है? उलझ जाता है। फिर वह जब कुछ देर शांत होकर पूरे सवाल को ध्यान से देखता है और अचानक से उसे याद आता है कि दो अलग अलग सूत्रों को मिलाकर इसे हल किया जा सकता है। यह सूझ द्वारा सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, फिर दोनों दोनों को, पैरामीटर को और रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ना है। तो आपने दोनों सूत्रों को जोड़ दिया, तो ये क्या है? यही अंतर्दृष्टि है। आगे बढ़ते हैं अल्बर्ट बंडूरा पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर ऑब्जर्वेशन लर्निंग, किसने दी? तो ये दी है अल्बर्ट बांडूरा ने। देखते हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा है। बांडूरा के अनुसार बच्चे अपने आसपास के समाज से माता पिता, शिक्षकों, टीवी, मीडिया के व्यवहार का अवलोकन करके उनकी नकल, इमिटेशन करके सीखते हैं। बांडूरा कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो कैसे सीखते हैं? समाज से सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, शिक्षकों से सीखते हैं, टीवी मीडिया के व्यवहार से और अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके और उनकी नकल करके सीखते हैं। इनका प्रयोग देखते हैं। इन्होंने बेबो डॉल
पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बोबो डॉल पर किसने प्रयोग किया था, तो अल्बर्ट बांडुरा ने किया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत या अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलेंगे अल्बर्ट बांडुरा पर। या फिर प्रतिरूप, सामाजिक प्रतिरूप का सिद्धांत भी किसने दिया था, अल्बर्ट बांडुरा। आपको उत्तर लगाना है। तो बेवर डॉल का जो प्रसिद्ध इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने क्या किया, बच्चों के एक समूह को एक फिल्म दिखाई गई जिसमें एक व्यक्ति गुड़िया को पीट रहा था। क्या कर रहा था, गुड़िया को पीट रहा था, उसके साथ आक्रामक व्यवहार कर रहा था। बाद में जब बच्चों को उसी गुड़िया के साथ अकेला छोड़ा गया तो उन्होंने भी गुड़िया के साथ वैसा ही हिंसक व्यवहार किया। कहने का मतलब यह है, आप बच्चों के सामने जैसा बिहेव करेंगे बच्चा वैसे ही सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को एक मूवी दिखाएं और मूवी में गुड़िया को मान लो वो बच्चा प्रेम कर रहा है, तो वो भी बच्चा क्या करेगा, गुड़िया को प्रेम करेगा। और इस वीडियो में इन्होंने एक मूवी दिखाई जिसमें वो हिंसा कर रहा था, तो बच्चा भी गुड़िया के साथ क्या करा, हिंसा करा। तो जैसा वो देखेंगे वह परिवेश से ग्रहित कर लेते हैं, अवलोकन कर कर वो सीखते हैं। तो अधिगम के लिए इन्होंने 4 चरण बताए। बांडुरा के चार चरण पूछते हैं अधिगम के। 4 चरण कौन कौन से हैं, अटेंशन, रिटेंशन, ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन और अटेंशन है, रिटेंशन है और रिप्रोडक्शन है और मोटिवेशन है। तो ये 4 चरण एग्जाम में पूछ सकते हैं अल्बर्ट बांडुरा के, जो सीखने के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। अटेंशन मतलब कि अवधान, मॉडल के व्यवहार को ध्यान से देखना, पहले किसी चीज को ध्यान से देखें। फिर रिटेंशन मतलब कि धारण करना, देखे गए व्यवहार को फिर दिमाग में याद रख लो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे किसी चीज को करने के लिए, मॉडल को, फिर उसको धारण करेंगे दिमाग में, फिर पुनरुत्पादन मतलब कि रिप्रोडक्शन, याद किए गए व्यवहार को खुद करके देखेंगे, मतलब कि प्रैक्टिस कर कर देखेंगे। फिर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, यदि उस काम के लिए तारीफ मिले तो हम वो काम बार बार दोबारा करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि एक शिक्षक कक्षा में बच्चों से बहुत तमीज और प्यार से बात करता है तो बच्चे भी आपस में एक दूसरे से आदरपूर्वक बात करने लगते हैं। इसे रोल मॉडलिंग कहते हैं। समझ गए आप बात को? आगे बढ़ते हैं। इवान पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन। तो शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका उत्तर आप लोगों को देना है। इवान पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और ये कैसे थे, ये एक व्यवहारवादी थे। पावलोव का मानना था कि किसी स्वाभाविक उद्दीपन मतलब कि नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक आर्टिफिशियल स्टिमुलस को बार बार जोड़ने से जीव में एक आदत या अनुबंधन बन जाता है। ठीक है, इनका कहना था कि जैसे कि कोई एक स्वाभाविक उद्दीपन है, जैसे भोजन हो गया, और उसके साथ कोई अस्वाभाविक उद्दीपन जोड़ दे, कोई अलग से उद्दीपन जोड़ दे उसके साथ, तो जीव में क्या होगा, एक आदत या अनुबंधन बन जाएगा। प्रयोग के द्वारा समझते हैं इन्होंने कौन सा प्रयोग किया, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे कि नेचुरल स्टिमुलस क्या है और आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या है। तो पहले हम देखते हैं इनका प्रयोग है क्या। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, तो आपको उत्तर देना है पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। अब भोजन, यूसीएस का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, भोजन क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब कि उत्तेजना मान लो या पुरस्कार मान लो, या जिसको देख के आप संतुष्ट हो, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, नेचुरली हो। जैसे कि भोजन है, भोजन को देखकर ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से मुंह से लार आती है। अच्छी मिठाई देखकर ऑटोमेटिक स्वाभाविक है कि मुंह से लार आए, तो ये क्या है, स्टिमुलस है। भोजन क्या है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है। तो इन्होंने क्या किया, भोजन मतलब कि यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस को बोलते हैं हम हिंदी में उद्दीपन। ठीक है, तो बिना कंडीशन की उद्दीपन देखकर
जो नेचुरल स्टिमुलस होता है उसको देखकर क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो गई, जो एक स्वाभाविक क्रिया थी। पावलोव ने भोजन देने से ठीक पहले, एक मिनट, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। तो मैंने आपको यह बता दिया था कि यूसीएस क्या होता है। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो कि एक भोजन था। भोजन को देखकर क्या हुआ, कुत्ते के मुंह में लार आई, जो कि स्वाभाविक बात है। ठीक है, स्वाभाविक बात है। तो ये क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है। तो भोजन क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, और भोजन को देखकर लार आना यूसीआर था। उसको देखकर क्रिया करी उसने, मुंह से क्या टपकी, उसकी लार टपकी। तो ये क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, एक स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन अब पावलोव ने क्या किया, भोजन देने से ठीक पहले घंटी, मतलब कि एक कंडीशन रख दी। ठीक है, भोजन देने से ठीक पहले घंटी बजाना शुरू किया, और यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई। उसने क्या किया, कंडीशनल स्टिमुलस रख दिया। कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया, घंटी। पावलोव ने भोजन देने से ठीक पहले घंटी बजाना शुरू कर दिया, और यही प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई। अंत में ऐसी स्थिति आई जब भोजन नहीं दिया गया, केवल घंटी बजाई, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार, मतलब कि सीआर, कंडीशनल रिस्पॉन्स हुई, लार टपकने लगी। कुत्ता घंटी की आवाज से अनुबंधित हो चुका था। अब घंटी और भोजन, घंटी और भोजन, घंटी के साथ जो भोजन है वो क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है, और घंटी की आवाज सुनकर जो लार टपक रही है वो क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन बना दी कि घंटी की आवाज सुनकर वो क्या हो रहा है, कृत्रिम, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स है ये, मतलब एक कंडीशनल लगा दी, स्वाभाविक नहीं हो रहा। वो घंटी की आवाज सुनकर उसकी उत्तेजना जागृत हो रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कूल में जैसे ही लंच की घंटी बजती है तो बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, और उनके पेट में भूख का एहसास होने लगता है, भले ही उन्होंने अभी टिफिन ना खोला हो। यह घंटी के साथ, घंटी की आवाज के साथ क्या है, अनुबंधन है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा यूसीएस और यूसीआर, सीएस और सीआर, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जॉन बी वॉटसन। जॉन बी वॉटसन भी क्या थे, एक व्यवहारवाद के जनक थे। इनका सिद्धांत का नाम शुद्ध व्यवहारवाद था, रेडिकल बिहेवियरिज्म। तो वॉटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो व्यवहारवाद का पिता हमारे वॉटसन को कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध कथन सीटेट में अक्सर पूछा जाता है। इनके द्वारा एक कथन दिया गया था, जिस कथन में ये कहते हैं कि मुझे कोई भी शिशु दे दो तुम, मैं उसे जो चाहे बना सकता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या चोर। इनका मानना था कि वंशानुक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरण होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा है, जिनका मानना था कि वंशानुक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण पर्यावरण होता है, तो इसका उत्तर आप देंगे वॉटसन। क्या देंगे, वॉटसन, जॉन बी वॉटसन इसका उत्तर देंगे। अब इन्होंने प्रयोग अपने ही बेटे पर किया था, जो 11 महीने का था, जिसका नाम था लिटिल अल्बर्ट। उन्होंने बच्चे को एक सफेद प्यारे चूहे के साथ खेलने दिया, लेकिन जब भी एल्बर्ट चूहे को छूता, वॉटसन पीछे से एक डरावनी और तेज आवाज पैदा करते। परिणाम, कुछ समय बाद अल्बर्ट न केवल उस चूहे से, बल्कि हर सफेद और रुएदार वस्तु जैसे सफेद खरगोश, सांता क्लॉज की दाढ़ी को देखकर भी डरने लगा। इसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा जब बच्चा जनरलाइजेशन कर लिया तो वो डरने लगा, अब हर ही सफेद चीज से डरने लगा। तो अति सामान्यीकरण जो होता है वो मनुष्य के लिए बहुत खराब होता है, और किसी भी चीज की अति तो बेकार ही होती है। तो उसने क्या कर लिया, अब चूहा कैसा था, सफेद था, उसने देखा सफेद चीज क्या कर रही है, आवाज कर रही है, तो उससे डरने लगा। तो अब वो जिस भी चीज, सफेद चीज को देखता वो उससे डरने लगता। तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया बहुत ज्यादा, तो जो कि अच्छा नहीं होता उद्दीपक सामान्यीकरण। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक छात्र को गणित के शिक्षक
कि सख्त व्यवहार या डांट के कारण गणित से डर लगने लगता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वह छात्र पूरे स्कूल के माहौल या अन्य शिक्षकों से भी डरने या कतराने लगता है। ये भी क्या हो रहा है, एक सामान्यीकरण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बीएफ स्कैनर पर। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स पर ज्यादा बल देते हैं। इनका कहना था कि पहले प्रतिक्रिया होती है, फिर उसके बाद उद्दीपन मिलता है। आइए चलते हैं स्किनर के बारे में पढ़ते हैं। स्किनर का मानना था कि इंसान या जानवर पहले क्या करता है, अनुक्रिया करता है, और उसके बाद मिलने वाला परिणाम या पुनर्बलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन मतलब कि कोई पुरस्कार या कोई शाबाशी पुनर्बलन कहलाती है। तो इनका कहना था कि पहले क्या करता है इंसान या जानवर, पहले अनुक्रिया करता है, उसके बाद जो भी उसको परिणाम या पुनर्बलन मिले, शाबाशी मिले या कोई पुरस्कार मिले, उसके आधार पर यह तय करता है कि वह व्यवहार दोबारा करेगा या नहीं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आरएस थ्योरी, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किसने किया, तो आपको उत्तर देना है स्क्रीनर महोदय ने चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया। प्रयोग करने के लिए इन्होंने एक विशेष बॉक्स बनाया था, जिसे बाद में स्किनर बॉक्स कहा गया। इन्होंने क्या किया, भूखे चूहे को एक बॉक्स में घूमते हुए अचानक एक लेवर दबाया। एक चूहा था, चूहे को इन्होंने बॉक्स में पैक कर दिया, और बॉक्स में एक लेवर था, जिस लेवर को अगर चूहा दबाएगा तो उससे गेट खुलेगा और उसको बाद में भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि चूहे ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी पहले, और प्रतिक्रियाएं देते देते अचानक उसका हाथ लीवर पर पड़ गया भूलवश, जिससे उसे भोजन की गोली मिली। भोजन क्या है यहां पर, पुनर्बलन, एक पुरस्कार है। ठीक है, एक चाह है भोजन। जब उसको भोजन मिला, फिर से उसको पैक किया, तो चूहे ने फिर दोबारा लिवर दबाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी सीख ली। तो जब कोई काम का परिणाम जब हमें अच्छा मिलता है और उसका पुनर्बलन मिलता है, तो हम उस काम को बार बार दोहराते हैं। आइए चलते हैं पुनर्बलन के प्रकार पढ़ते हैं। तो रेनफोर्समेंट के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो सकारात्मक पुनर्बलन क्या कहता है, पुरस्कार, शाबाशी या प्रशंसा देना, जिसे अच्छा व्यवहार बढ़े। अब जाहिर सी बात है, किसी को शाबाशी या पुरस्कार देंगे, तो मान लीजिए आपने एक गणित का क्वेश्चन किया। जब आपने एक गणित का क्वेश्चन किया और जो कठिन सवाल था और सर ने आप लोगों को करने के लिए दिया, जब आप उस सवाल को हल कर लेते हैं और आपको पुनर्बलन मतलब कि शाबाशी मिले, तो आप उससे अभिप्रेरणा पाते हैं और उस फील्ड में और अच्छा करने लगते हैं। आप सोचेंगे कि अगली बार जब भी मुझे सर दोबारा सवाल देंगे, मैं इसको क्लास में सबसे पहले हल कर दूंगा। दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। इसका मतलब कोई नेगेटिव वे में नहीं है, इसका मतलब यह है कि किसी अप्रिय स्थिति या शोर को हटा लेना, जैसे धूप से बचने के लिए चश्मा लगा लेना। ध्यान रहे, नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब सजा नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई बच्चा गृह कार्य समय पर पूरा करके लाता है और शिक्षिका उसकी कॉपी में गुड या स्टार देती है, तो बच्चा अगले दिन उत्सुकता से गृह कार्य करके लाता है। यह सकारात्मक पुनर्बलन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए मैंने आपके लिए, आइए देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में किसी कठिन समस्या का समाधान खोजते समय बच्चों को पूरी स्थिति का एक साथ अवलोकन करने के लिए कहती है। वह अधिगम के किस सिद्धांत का समर्थन कर रही है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आप उत्तर बताइए, ए बी सी डी बताइए। आप लोगों को टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वोल्फगैंग कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और उन्होंने इस सिद्धांत में बताया था कि जो व्यक्ति रहता है वो समस्या को एज अ होल देखता है, समग्र रूप में समस्या को देखता है।
व्याख्या करता हूं मैं इसकी कि कोलर का गेस्टाल्टवाद सिद्धांत समग्रता पर जोर देता है। जब पूरी समस्या को एक साथ देखा जाता है तभी सूझ उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर दूसरा, जब बच्चा टेलीविजन पर एक हिंसक कार्टून देखने के बाद अपने छोटे भाई के साथ वैसा ही आक्रामक व्यवहार करता है, यह अधिगम का उदाहरण किसके सिद्धांत को प्रमाणित करता है? तो यह सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का है। अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे मीडिया या समाज के व्यवहार का अवलोकन करके उसकी नकल करके सीखते हैं। इन्होंने बोबो डॉल पर प्रयोग किया था और उसमें भी यही बताया था। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। स्कूल की घंटी बजने पर सभी बच्चों का अपना बस्ता बंद कर लेना पावलोव के किस सिद्धांत के अनुसार किसका उदाहरण है? स्वाभाविक, अनुक्रिया, अनुबंधित, उद्दीपक के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया या पुनर्वलन या अंतर्दृष्टि? तो इसका जो सही उत्तर है अनुबंधित, उद्दीपक के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया। ऐसा क्यों है? यहां घंटी की आवाज एक अस्वाभाविक या अनुबंधित उद्दीपक है जिसके साथ बच्चों का व्यवहार पूरी तरह जुड़ चुका है, कंडीशनिंग हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह स्टेटमेंट किसने दिया है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उन्हें उनकी क्षमता, प्रवृत्ति और वंशानुक्रम के बावजूद कुछ भी बना सकता हूं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन जो है वो हमारे जेबी वॉटसन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्किनर के अनुसार यदि कोई छात्र सही उत्तर देता है तो शिक्षक द्वारा उसे बहुत बढ़िया कहना, उसकी पीठ थपथपाना अधिगम की प्रक्रिया में क्या तात्पर्य है? तो इसको हम सकारात्मक पुनर्वलन कहते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।